नमस्कार, स्वागत है आपका विशेष में। आपके साथ मैं हूं रेणु कैलाश। विशेष में आज बात एक बार फिर से बदहाल स्वास्थ्य सुविधाओं की। आबादी 1,60,000, 98 गांव के लिए मरीजों की लाइन, अस्पताल में केवल 2 डॉक्टर, महिलाओं को देखने के लिए कोई डॉक्टर नहीं। रादौर के 98 गांव की 1,60,000 की आबादी पर आपको ये जानकर हैरानी होगी कि मात्र 2 ही डॉक्टर हैं। प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था का ये हाल तब है जब डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया ने हर तीसरे घर में आतंक मचा रखा है। अस्पतालों में लगी लंबी लाइनें बता रही हैं कि गरीब इंसान की जिंदगी की कोई कीमत नहीं है। गर्भवती महिलाओं की देखरेख करने के लिए कोई लेडी डॉक्टर नहीं है, तो 12 साल से अस्पताल में कोई रेडियोलॉजिस्ट तक नहीं है। ऊपर स्टाफ पोजीशन लगातार भेजी जा रही है, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ सिर्फ पूरे ब्लॉक के अंदर मेडिकल ऑफिसर 2 हैं और इन मेडिकल ऑफिसर को सारी इमरजेंसी देखनी पड़ रही है, सारे पेशेंट्स हैं, पूरा फील्ड देखना पड़ रहा है। जबकि मेडिकल कॉलेजों से हर साल हजारों डॉक्टर निकलते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि प्रदेश की 2.5 करोड़ की आबादी पर सिर्फ 1500 सरकारी डॉक्टर्स हैं और गुड़गांव में केवल 150 सरकारी डॉक्टर्स। बस यही काफी है कि हरियाणा की स्वास्थ्य सेवाओं का सच बताने के लिए बस यही काफी है, जिसके सामने सरकार के हवाई वादों की हवा निकल जाती है और जमीनी स्तर पर मजबूर लोगों का दम निकल जाता है। यहाँ को डॉक्टर की सुविधा ही नहीं है, हम क्या करें? यहाँ पास लेके हम के दूर जाएं कहीं? हम तो पहले हम लोग यहाँ दौर में आएंगे, हम जुब्बल पे आए, जुब्बल तरदौर ही आएंगे। लाइन में खड़ा हुआ हूँ, यहाँ पे डॉक्टरों की बहुत कमी है जी। अब सुबह 9 बजे आया था, अभी तक देख लो जी 12 बज गए। दवाई लेनी थी जी, लाइन में खड़े हैं, ना कोई डॉक्टर है जी यहाँ पे। कोई भी अगर मेन डिलीवरी करवानी हो तो डिलीवरी के टाइम यहाँ अगर ऑपरेशन होगा तो वो जमुनानगर ही फायर कर देते हैं, यहाँ पे पूरे डॉक्टर नहीं है। स्वास्थ्य व्यवस्था का ये हाल केवल इस क्षेत्र का नहीं है, लेकिन अगर आपको डॉक्टर मिल भी जाए तो कोई गारंटी नहीं कि आपको इलाज मिल जाएगा। प्रदेश में डॉक्टर्स की लापरवाही की वजह से कई मौत के मामले सामने आ चुके हैं। ऐसे में केवल मरीज ही नहीं, डॉक्टर्स भी हड़ताल के जरिए अपनी परेशानी सरकार के सामने रख चुके हैं। आंकड़ों के मुताबिक हरियाणा में 3,150 डॉक्टर्स के पद स्वीकृत हैं। 2,000 से भी कम डॉक्टर्स काम कर रहे हैं। पंजाब में हरियाणा से 3 गुना ज्यादा डॉक्टर्स हैं। एक डॉक्टर को 200 मरीजों का इलाज करना पड़ता है। ऐसे में सवाल उठता है कि ग्रामीण इलाकों में क्यों डॉक्टर्स काम नहीं करना चाहते? सरकारी अस्पतालों में कब होगी डॉक्टर्स की नियुक्ति? कहां जाता है स्वास्थ्य विभाग का करोड़ों का बजट? क्या गरीबों की जान की कोई कीमत नहीं है? स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज औचक निरीक्षण कर सरकारी अस्पतालों का जायजा जरूर लेते हैं, लेकिन सरकारी अस्पतालों का ये हाल सरकारी वादों की जमीनी हकीकत बताने के लिए काफी है। रादौर से कुलदीप सैनी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। जी हाँ, तो रादौर का ये पूरा घटनाक्रम 1,60,000 लोगों पर महज 2 डॉक्टर हैं। इतनी बड़ी तादाद में डॉक्टर्स की जरूरत है, लेकिन उसकी भरपाई नहीं हो पा रही, जिससे कई अहम सवाल जन्म ले रहे हैं। क्या आपके जान की कीमत सरकार को समझ नहीं आती? क्यों सरकार लापरवाह बनी हुई है? क्या आपको व्यवस्था देने में सरकार नाकाम साबित हो रही है? बहुत सारे अहम सवाल हैं। उन तमाम सवालों पर चर्चा करने के लिए खास मेहमान डॉक्टर पंकज वत्स हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। डॉक्टर पंकज, बहुत स्वागत है आपका। सर, रिपोर्ट्स भी आपने देखी, तमाम हालातों से आप वाकिफ हैं, आपने तो जमीनी स्तर पर काम भी किया हुआ है। हालात ऐसे क्यों हैं? पहला सवाल। देखिए, अभी आपके चैनल ने बताया कि लगभग 1500 के करीब डॉक्टर्स काम कर रहे हैं, और इसमें से भी अगर हम करीबन हर जिले में लगभग 100 के करीब डॉक्टर्स निकाल दें जो एडमिनिस्ट्रेशन में लगे हुए हैं, सिविल सर्जन, डिप्टी सिविल सर्जन, एसएमओ, जिनका अधिकतर काम जो है वो आपके एडमिनिस्ट्रेशन वर्क में चला जाता है,
तो संख्या और भी कम हो जाती है। अब हरियाणा में अगर हम देखें तो 59 जो है वो जनरल हॉस्पिटल्स हैं डिस्ट्रिक्ट और सब डिस्ट्रिक्ट लेवल्स के ऊपर। उसके बाद जो है 107 कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स हैं और 486 प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स हैं। अगर इस संख्या को मिला लें सीधे सीधे तो 600 साढ़े 600 के करीब हमारी संस्थाएं हो जाती हैं। इसके अलावा अर्बन हेल्थ डिस्पेंसरीज और बाकी सबका मैं जिक्र ही नहीं कर रहा हूँ, ये स्टैंडर्ड की चीजें हैं। इसका मतलब पर पीएससी सीएससी जनरल हॉस्पिटल 2 डॉक्टर्स बड़ी मुश्किल से आते हैं। तो आप सोच सकते हैं कि 2 डॉक्टर्स एक संस्था को मिलते हैं। अब क्योंकि डॉक्टर्स, इसका मतलब बाकी संस्थाओं में नहीं है। जब हम कह रहे हैं कि गुड़गांव में 50 हैं तो इसका मतलब कहीं ना कहीं किसी और जगह से उठा के यहाँ पे लाया गया होगा। तो आप देखेंगे कि ये जो बेड्स की पोजीशन भी मैं आपको बता देता हूँ कि सिविल हॉस्पिटल्स और जनरल हॉस्पिटल्स में करीबन 5000 के करीब बेड्स हैं। उसके बाद आपके कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में 3210 और पीएससीज में 2200 के करीब बेड्स हैं। आप ये मान के चलिएगा कि मुझे लगता है कि किसी प्राइमरी हेल्थ सेंटर में पूरे हरियाणा में कहीं पे मरीजों को रखा जा सकता है, एक्सेप्ट मेडिको लीगल केसेस में, जहाँ वो 1 या 2 दिन के लिए टीटी और दवाई और दे के वो मेडिको लीगल पर्पज से जो रखते हैं वहाँ पे रखते हैं, वरना वहाँ पर कहीं पर भी बेड की फैसिलिटीज वर्किंग नहीं है, रेयर है यहाँ पे। अब आप कहें कि ऐसे स्थान पर जो नया डॉक्टर वहाँ पे जाए, एक्सपीरियंस लेने के लिए जाए, सेवा देने के लिए जाए और वहाँ पे से सुविधाएं ही ना हो, काम करने की सुविधा ही नहीं हो, वहाँ पे स्थान उसको उपलब्ध नहीं, दवाइयाँ उसको उपलब्ध नहीं, डायरेक्शन उसको उपलब्ध नहीं, प्रॉपर ट्रेनिंग उसको उपलब्ध नहीं है, ऐसे में अगर आप कहेंगे कि सीजन को ग्रामीण क्षेत्र में जाए तो डॉक्टर वहाँ पे कैसे काम करेंगे? और जब तक आप नंबर ऑफ डॉक्टर्स नहीं बढ़ाएंगे तो हर संस्था के साथ आप अन्याय ही करेंगे, चाहे वो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है चाहे वो कम्युनिटी हेल्थ सेंटर है। ठीक है, अब आप देखिएगा कि जब प्राइमरी हेल्थ सेंटर में लगभग 2 डॉक्टर जरूर होने चाहिए, 6 बेड्स के करीब वहां पे हैं। अब उनकी व्यवस्था करने के लिए आप छोटा सा हॉस्पिटल अब आप शहर में ले लीजिएगा जहाँ 6 बेड हॉस्पिटल है, अब जरा वहां पे देख लीजिएगा कितना स्टाफ उसको मैनेज करता है, क्या वो स्टाफ वहां उस पीएससी में अवेलेबल है? नहीं है, हार्डली। उसके बाद आप कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में देख लीजिएगा लगभग 30 के करीब बेड जो है वहां, अगर एवरेज हम देखते हैं तो 30 के करीब बेड्स अवेलेबल है। आप देखिए कितनी कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स पे 30 बेड्स फंक्शनल है, शायद रेयरली कहीं पे फंक्शन होंगे, वरना 2 3 4 होते हैं। और सुबह मॉर्निंग में वो चदरें बिछ जाती है, कई जगह तो चदरें भी नहीं बिछती है, और शाम को चदरें हटा ली जाती है। तो ये जब तक इस पे आमूल परिवर्तन करने के लिए हम संकल्प नहीं लेंगे, विभाग इकट्ठा बैठकर इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करेगा, तब तक ये चिंता का विषय बना रहेगा और ये और गहरा ही होता जाएगा। इसमें कुछ सुधार की गुंजाइश नहीं है। आप कहीं छापे मार रहे हैं, आप कहीं चले जा रहे हैं, आप तुरंत कोई प्रॉब्लम आती है उसी का सोल्यूशन करने की सोचते हैं, उसी पे कोई आप जवाब करने की बात करते हैं। असली समस्या तो वहीं की वहीं रह जाती है। तो जब तक उस समस्या का निदान नहीं करेंगे तब तक हम कुछ नहीं कर पाएंगे। हमारे साथ डॉक्टर विजय फरमान इस वक्त चिकित्सा अधिकारी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। डॉक्टर विजय, आवाज मिल रही है आपको? हाँ जी, आवाज आ रही है। रादौर के अस्पताल की हम बात कर रहे हैं जहां पर महज 2 डॉक्टर हैं, क्या ये मामला आपके संज्ञान में है? हाँ जी, मेरे 2 डॉक्टर्स हैं हम यहाँ पे। सर, 1,60,000 की आबादी में कल 30 तारीख को रिटायर हो गए वो जी, 1,60,000 की आबादी में महज 2 डॉक्टर कैसे इलाज कर रहे हैं? हेलो विजय जी, आवाज मिल रही है आपको? अभी बहुत कट के मिल रही है। विजय जी, आवाज मिल रही है आपको? अभी कट कर मिल रही है बहुत ना। अच्छा, 1,60,000 की आबादी वाले इस कस्बे में महज 2 डॉक्टर की तैनाती है, क्या कभी अन्य जो डॉक्टर्स की तैनाती है उसके बारे में विचार नहीं किया गया? नहीं, मेरे 2 है, लेकिन बीच में डेपुटेशन पे जो है वो डॉक्टर आते हैं एक। हेलो, हाँ सर, बोलिए, सुन पा रहे हैं आपको, बोलिए। हाँ, मैं कह रहा हूँ कि ऐसा है कि बीच बीच में जो है डेपुटेशन के ऊपर ना एक डॉक्टर की रोटेशन में ड्यूटी लगती रहती है। तो बाकी जो है जैसा पता लग रहा है कि प्रयास तो चल रहे हैं कि सरकार भेजेगी और डॉक्टर्स पीछे भी अभी भेजे थे सरकार ने, लेकिन किसी कारणों से शायद वो लिस्ट जो है अभी नहीं पूरी हो पाई। ऐसा था। तो उसके बाद कोई प्रयास नहीं किए गए? अगर कोई दिक्कत आ गई तो वैकल्पिक व्यवस्था कोई नहीं की गई? नहीं, दिक्कत है तो फिर जो स्टैंड बाय है हमारे सिविल हॉस्पिटल है, सिविल सर्जन है, पर मरीजों का ये कहना है कि यहाँ पर कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं है, कोई स्टैंड बाय नहीं है, अस्पताल में जो इलाज के लिए पर्याप्त साधन नहीं है, सिरिंज तक उपलब्ध नहीं है, दवाइयाँ नहीं है, डॉक्टर्स तो खैर है ही नहीं। नहीं, शल्य क्या कह रहे हैं, शल्य चिकित्सा। हेलो, किसी भी चिकित्सा के लिए सर? नहीं, जो ऐसा ना जो हमारी स्पेशलिटीज है वो सीएससी के ऊपर नहीं होती मैडम।
जो जैसे आप शायद आपने शल्य चिकित्सा कहा है। नहीं, मैंने शल्य चिकित्सा नहीं कहा, मैंने कहा किसी भी चिकित्सा के लिए, किसी भी प्राथमिक इलाज के लिए कम से कम बुनियादी जो सुविधाएं हैं वो तो होनी चाहिए। नहीं, मैं बुनियादी सुविधाएं जो है ना, जैसे हमारे पास वो है, जैसे लैब है हमारे पास, उसके बाद है डिलीवरी का जो सर डॉक्टर की तैनाती के लिए क्या कोशिश की जा रही है, आप मुझे ये बताइए। ये डॉक्टर की तैनाती के बारे में तो मैं ऐसा नहीं कह सकता, क्योंकि जब ये सरकारी मामला है, जैसे जैसे डॉक्टर उपलब्ध होंगे वो जरूर आएंगे। चलिए सर, बहुत शुक्रिया, आपके पास बताने के लिए बहुत कुछ नहीं है और शायद आपको पुख्ता जानकारी भी नहीं है कि रादौर के इस अस्पताल की क्या हालत है। डॉक्टर पंकज वत्स हमारे साथ लगातार बने। डॉक्टर पंकज, ऐसे हालातों पर क्या कहेंगे? सरकार की तरफ मुंह देखना पड़ रहा है हर चीज के लिए। देखिए, आप भी देख रहे हैं कि डॉक्टर साहब कितने असहाय थे। हाँ बिल्कुल, कि जब डॉक्टरों की तैनाती होगी तो सरकार करेगी। ठीक है ना, कितने असहाय महसूस कर रहे थे। और जहाँ तक मुझे याद है कि रादौर में कम्युनिटी हेल्थ सेंटर है, यानी 30 बेडेड हॉस्पिटल है। अब जहाँ 30 बेडेड हॉस्पिटल है वहाँ पे कितने डॉक्टर्स चाहिए? मिनिमम 6 डॉक्टर्स तो आपको कम से कम चाहिए। अब आप ये कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 2 डॉक्टर रहेंगे, वो पूरा वहाँ कम्युनिटी हेल्थ सेंटर को भी देखेंगे, उसका एडमिनिस्ट्रेशन भी देखेंगे, उसके अंतर्गत आने वाली प्राइमरी हेल्थ सेंटर में भी चिकित्सा आपूर्ति करेंगे, डे एंड नाइट ड्यूटी भी करेंगे। ये कैसे संभव है? तो आप सोच सकते हैं कि भी कितना हैंडीकैप सभी संस्थाएं महसूस कर रही हैं। और CSC लेवल पे हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वहाँ पे मेडिसिन का और सर्जरी का स्पेशलिस्ट भी अवेलेबल होगा। अब मान लो वहाँ पर अगर सर्जरी की जरूरत है, किसी और की जरूरत है, तो वहाँ उपलब्ध नहीं है, तो उसको डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल भी आना पड़ेगा, जो ऑलरेडी पहले से ही भरे हुए हैं मरीजों की संख्या से। तो ये तो मैं फिर पुनः अपनी बात को दोहराऊंगा कि जब तक आमूल परिवर्तन बैठ के सीधे खट्टर साहब स्वास्थ्य मंत्री के साथ बैठ के, फाइनेंस मिनिस्टर बैठ के प्लानिंग करके, जब तक ये स्टाफ की पूर्ति नहीं करेंगे, डॉक्टर ही नहीं बाकी स्टाफ की पूर्ति नहीं करेंगे, जब तक ये एक्सपेक्ट करना कि हम किसी भी और साधन से चिकित्सा सुविधाओं को वो कर सकेंगे, प्लानिंग कर सकेंगे, वो नहीं हो पाएगा। प्लानिंग ऑलरेडी है, प्राइमरी हेल्थ सेंटर, कम्युनिटी हेल्थ, CSC ऑलरेडी एग्जिस्टेंस में है। आपका स्टाफ नहीं है, आपको सुविधाएं उपलब्ध नहीं है। जो बजट, जिस बजट की बात आप कर रहे हैं कि कितना वो बजट जाता कहाँ पे है, एक्चुअली बजट जाता नहीं, बजट आता कहाँ पर है। बिल्कुल, ये अगर आप देखेंगे कि जो सिर्फ तनख्वाहें हैं, अगर स्टाफ की तनख्वाहें निकाल दें, बाकी सब चीजें निकाल दें, तो हरियाणा सरकार की तरफ से इन संस्थानों में कोई पैसा खर्च नहीं हो रहा है। ये सारे का सारा पैसा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से आता है, और वो भी टूटते टूटते वहां तक पहुंचते क्षणित हो जाता है। ये बीच में कहा जाता है। बहुत सारे लूपहोल्स हैं जिन पर हम चर्चा करेंगे। डॉक्टर योगेश बिदानी हमारे साथ जुड़ गए हैं। डॉक्टर योगेश, आवाज मिल रही है आपको? डॉक्टर योगेश, आप सुन पा रहे हैं हमें? आप पूरी तरह नहीं सुन पाए, क्योंकि हम राष्ट्रीय कार्यकारिणी की प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक में बैठे हैं जी। आप कहिए, क्वेश्चन कीजिए क्या। डॉक्टर बिदानी, रादौर का मसला उठा रहे हैं। 1,60,000 की आबादी है और महज 2 डॉक्टर हैं। अधिकांश जनता जो है उसे रेफर करना पड़ रहा है। सवाल ये कि स्वास्थ्य सुविधाएं कब सुधरेंगी? नहीं, ऐसा नहीं है कि स्वास्थ्य सेवाएं हमने बहुत अच्छी कंट्रोल की हुई है। बाकी आपने बताया अगर कम है तो इस पर देख लेते हैं। आज अनिल विज जी साहब गए होंगे प्रदेश कार्यकारिणी में, और उनसे बात हो जाएगी इस विषय में। अगर कम है तो कोई नहीं, हम उसकी पूर्ति करवा देंगे। तमाम डॉक्टर्स की कमियां हैं। 1500 सरकारी डॉक्टर्स की अगर हम आंकड़े निकाल कर देखें, ये जो नियुक्तियां हैं वो क्यों नहीं हो पा रही हैं? डॉक्टर योगेश बिदानी, नियुक्तियां आखिर सरकार क्यों नहीं कर पा रही? नियुक्तियों में कई प्रॉब्लम आ रही है। कभी SS बोर्ड में मेंबर आ जाती है, कभी कोर्ट की प्रॉब्लम आ जाती है, ऐसी कई प्रॉब्लम आ जाती है, वो सारा हल हो रहा है। चलिए बिदानी साहब, बहुत शुक्रिया। आप थोड़ा व्यस्त भी हैं, तो लिहाजा बहुत सारे सवाल भी हम आपसे नहीं कर सकते हैं, लेकिन कोशिश की जा रही है। वाकई क्या कोशिश चल रही है? क्या उसका कोई रिजल्ट दिख रहा है? बहुत सारे अहम सवाल है, सवालों पर चर्चा जारी रहेगी। वक्त एक छोटे से ब्रेक का। उर्मिला, हेलो हेलो जी। हो जाए। थैंक यू। पताका चाय।
बताका चाय, गजब का स्वाद। दादा दादी का लक्ष्य हेल्दी लाइफ, मम्मी डैडी का लक्ष्य हैप्पी लाइफ, तन्नू मन्नू का लक्ष्य जीनियस लाइफ, लक्ष्य दे ब्रेन एंड बॉडी फिट टू फाइट, लक्ष्य प्योर घी फॉर होल लाइफ, लक्ष्य 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 प्योर घी। श्रेष्ठता और शुद्धता आपका हक, हमारा लक्ष्य, लक्ष्य प्योर घी। आपके सपनों का घर अब बना हकीकत। रेवाड़ी की सबसे सुंदर टाउनशिप गुरुटेक सिटी रेवाड़ी NH8 से 2 किलोमीटर से भी कम की दूरी पर। यहाँ है फ्री होल्ड प्लॉट्स और फ्लैट्स के इंडिपेंडेंट फ्लोर्स। आपके बच्चों के लिए स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, लश ग्रीन पार्क के साथ साथ आपकी फैमिली के लिए 24/7 सिक्योरिटी। हमारा पता है गुरुटेक सिटी, सेक्टर 25, 26, गरही बोलनी रोड, रेवाड़ी। ICS कोचिंग सेंटर। बेरोजगारी से डरते क्यों हो? मैं हूं ना। ICS कोचिंग सेंटर पिछले 8 सालों से सरकारी नौकरी पाने में एक भरोसेमंद नाम। अगर आप सरकारी नौकरी चाहते हैं तो आप 2 दिन की ट्रायल क्लास ले लीजिए, आपको बेरोजगारी से मुक्ति का रास्ता मिल जाएगा। कैसे पाएं सरकारी नौकरी? हर रोज दोपहर 2:30 बजे। यदि आप अपने शहर में लालवट संस्थान से जुड़ना चाहते हैं तो अब लालवट संस्थान द्वारा तैयार किया गया लालवट तेल के लिए हर शहर में अपने डीलर बना रहा है, ताकि गुरुजी द्वारा बताए गए असली लालवट तेल बाजार में मिल सके। अभी लालवट संस्थान में बहुत से ऐसी शिकायतें मिल रही हैं कि बाजार में लालवट तेल नकली बिक रहा है। इसीलिए इसे रोकने के लिए लालवट संस्थान अपने हर शहर में डीलर बना रहा है। यदि आप लालवट संस्थान की डीलरशिप लेना चाहते हैं तो आप अपने शहर में लालवट संस्थान की डीलरशिप के लिए बात कर सकते हैं। ये कदम लालवट संस्थान द्वारा इसलिए उठाया गया है ताकि शहर में नकली लालवट तेल को बिकने से रोका जा सके। आप असली लालवट तेल खरीदते समय देख लें कि डब्बे पर और बोतल पर लालवट संस्थान आयुर्वेदा प्राइवेट INT लिखा हो। डीलरशिप के लिए संपर्क करें। कॉन्टिनेंटल रेसलिंग एंटरटेनमेंट पेश करते हैं हरियाणा में खली की खलबली। पहला इवेंट 8 अक्टूबर को गुड़गांव के ताऊ देवीलाल स्टेडियम में शाम 6 बजे। दूसरा इवेंट पानीपत में 12 अक्टूबर को सेक्टर 13 और 17 के हुड्डा ग्राउंड में शाम 6 बजे। अगर आप हैं लजीज खाने के शौकीन तो वेलकम टू अर्जुन स्वीट्स, स्नैक्स एंड बेकरी। यहाँ है चाइनीज, स्ट्रीट फूड से लेकर साउथ इंडियन तक, पिज्जा, फास्ट फूड से लेकर मेन कोर्स तक। फ्री होम डिलीवरी के लिए कॉल करें 9990566111 या फिर 9990167111। हमारा पता है 17 लक्ष्मी गार्डन, ऑपोजिट पटौदी रोड, पुलिस चौकी, गुड़गांव। सिरसा में अब खत्म हुआ अंतर्राष्ट्रीय स्तर की शिक्षा का इंतजार। MDLR ग्रुप लेकर आए हैं MDK इंटरनेशनल स्कूल। हरियाणा के हरित क्षेत्र सिरसा में विश्व स्तरीय शिक्षा की खास पहचान। MDK इंटरनेशनल स्कूल कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी लंदन से जुड़े सिरसा के इस पहले रेसिडेंशियल कम डे बोर्डिंग स्कूल के डायरेक्टर हैं कैम्ब्रिज एग्जाम्स के आकलनकर्ता मिस्टर लॉरेंस फ्रे। विश्व स्तरीय शिक्षा के साथ MDK स्कूल में है एयर कंडीशन कैंपस और दूसरी आधुनिक जरूरी सुविधाएं, पुस्तकों से परिपूर्ण लाइब्रेरी और एक स्पेशियस कैफेटेरिया जिसमें बच्चों के लिए मिलेगा हेल्दी खाना। MDK इंटरनेशनल स्कूल की विश्व स्तरीय खेल एवं अन्य सुविधाएं आपके बच्चों का स्वास्थ्य एवं चहुमुखी विकास सुनिश्चित करती हैं। तारकेश्वरम धाम के नजदीक रानिया रोड, सिरसा में। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें।
जी हाँ, वेंटिलेटर पर ही स्वास्थ्य व्यवस्था है इस प्रदेश की, क्योंकि हर दूसरे दिन हम आपको ऐसी तस्वीरें दिखा रहे हैं जो ये बयां करने के लिए काफी हैं कि स्वास्थ्य व्यवस्थाएं कितनी नाकाफी हैं इस प्रदेश में। चर्चा करने के लिए डॉक्टर पंकज वत्स लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। डॉक्टर पंकज, एक बात आपने कही प्लानिंग की कि कम से कम प्लानिंग तो हो, रोड मैप तो आज तक कोई नजर नहीं आया, चाहे सरकार किसी की भी रही हो। क्या आपको लगता है इसी की कमी है? क्योंकि अगर रोड मैप बनाया जाए, प्लान बनाया जाए तो इन तमाम जो असुविधाएं हैं इनसे पार पाया जा सकता है। नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, इनसे पार पाया जा सकता है। अभी जैसे योगेश भाई कह रहे थे, ये बीजेपी के वो थे आपके कार्यकारिणी के सदस्य, कि भी इसमें अपॉइंटमेंट्स में, डॉक्टर्स के अपॉइंटमेंट में कोर्ट केसेस, एसएस बोर्ड की बात आ जाती है। मैं उनको अपडेट करना चाहूँगा कि ऐसा नहीं है। ऐसा भी नहीं है कि जो नई सरकार आई है उसने इसके बारे में प्रयास नहीं किया। पहले ये हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन के परिव्यू में आता था और उस समय इस तरह की दिक्कतें होती थी, समय लगता था, टाइम लगता था। लेकिन इस सरकार के आने के बाद उसको हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन से के परिव्यू से बाहर निकाल दिया गया है और अब सीधे सीधे विभागीय कमेटी, हाई पावर्ड कमेटी जो है वो बना दी गई है, जो उसका चयन करती है और उसके उस नीति को तो उन्होंने ठीक कर दिया। ठीक है, लेकिन हो क्या रहा है कि उस नीति के कारण जो है, जब आपने बनाया कि इसमें इतने स्पेशलिस्ट चाहिए, इतना ये चाहिएगा, वो आपका विजन नहीं था और आपने क्या किया कि जो स्पेशलिस्ट थे उनको आपने एनरोल तो कर लिया, उनको सिलेक्ट तो कर लिया, लेकिन उनके हिसाब से उनकी पोस्टिंग नहीं हुई, उनको सुविधाएं उपलब्ध नहीं हुई, उनको तनख्वाहें नहीं थी। तो उनकी अपॉइंटमेंट होने के बाद जब उन्होंने इन सारी चीज़ों को विस्तार से देखा, सुना, समझा, तो उनमें से 80-85% लोगों ने तो ज्वाइन ही नहीं किया। ठीक है ना। तो अब क्यों ज्वाइन नहीं किया? तो अब हमें क्या है कि जब हमने पहले समस्या का निदान किया, उसको उस परिधि से बाहर ले आए, सीधा एक हाई पावर कमेटी, विभागीय कमेटी के पास पावर आ गया अपॉइंट करने के लिए। अब हमें ये सोचना जरूरी है कि आखिर डॉक्टर्स क्यों नहीं आ रहे हैं। देखिए, डॉक्टर्स ना आने के 2-3 कारण हैं। सबसे पहला कारण तो ये है कि जो आपकी वर्किंग कंडीशंस हैं, जो उनको वर्किंग एटमॉस्फेयर चाहिए, वो सीधे वो ठीक नहीं है, बहुत पुअर है, वो बहुत पुअर, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत पुअर है। उनको लगता है कि यहाँ जाने के बाद तो मैं फंस जाऊंगा और ना ही मैं कुछ सीख पाऊंगा, ना ही मैं कुछ कर पाऊंगा, और सीधे वो कहेंगे आप पहले रूरल पोस्टिंग कीजिएगा या बाकी आप कीजिएगा। कोई ऐसा सिस्टम नहीं है कि जब नया डॉक्टर आता है तो उसको व्यवस्था से जुड़ने के लिए कोई ट्रेनिंग, कोई इन्फॉर्मेशन, कोई जानकारी इस तरह का उसके साथ कोई दिया जाए, जैसे कि बाकी IAS IPS के लिए आपके ट्रेनिंग सेंटर्स बनते हैं जहाँ किस तरह की प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाती है। सीधे उनको प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स में डाल दीजिएगा। अब स्पेशलिस्ट को आप ऐसी जगह पे डाल देंगे या आपको उसकी चॉइस के हिसाब से पोस्टिंग नहीं देंगे, तो उसमें ये दिक्कतें तो आएंगी। दूसरी चीज है कि एक वर्किंग कंडीशन ही थी, और तीसरा सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है कि फाइनेंसेस, कि जो आप तनख्वाहें दे रहे हैं वो पंजाब से कम है, वो आपके दिल्ली से कम है, वो प्राइवेट सेक्टर से तो 1/3 ही है। ठीक है, तो चलो प्राइवेट सेक्टर के साथ आप कंपेयर नहीं करें, लेकिन जो दिल्ली में जो डॉक्टर बैठे हुए हैं, जो आपके पंजाब में जो डॉक्टर बैठे हुए हैं, उनके बराबर वेतनमान देने में सरकार को दिक्कत क्या आ रही है? क्यों नहीं है इस तरह का डिसीजन लेती? और अभी जो 7th पे कमीशन आया है, अब आप देखिएगा कि बहुत साल पहले अगर हम देखते थे तो कॉलेज में, मेरी वाइफ जो है वो कॉलेज में एसोसिएट प्रोफेसर है, तो जब मैं सरकारी डॉक्टरी में भर्ती हुआ था तो मेरी तनख्वाह उससे ज्यादा थी जब वो भी भर्ती हुई, जब लेक्चर लगी थी। और उसके कुछ दिन के बाद क्या हो गया कि उसकी तनख्वाह मुझसे बढ़कर 1.5 गुना हो गई, और डॉक्टर होते हुए मेरी तनख्वाह कम है। अब बताइए, अब ये क्यों हुआ? क्योंकि उनका जो टीचर्स का था, वो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने जो फैसला कर दिया वो एप्लीकेबल हो गया। कि जो पे स्केल यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन में थ्रू आउट द कंट्री कर दिया, वो इररेस्पेक्टिव ऑफ द स्टेट जो है वो वहां पे लागू होगा। तो इसलिए आपको कहीं पर भी कॉलेजेस में लेक्चर्स की कमी नहीं मिलेंगी, आपके लिए इनफ है। वो अलग बात है कि आप ना भरना चाहें, आपकी अपनी मजबूरियां हों, लेकिन आपको अवेलेबिलिटी बहुत ज्यादा है। उसी तरीके से अगर जब मान लो सेंट्रल गवर्नमेंट ने फैसला कर दिया, पे कमिश्नर दे दिया, तो वही पे स्केल आप एज इट इज हरियाणा में लागू करने में आपको क्या दिक्कत है? बिल्कुल। अब आप कहते हैं कि ग्रामीण गांव में नहीं जाते। अब आप देखिए कि गांव के डॉक्टर की और शहर के डॉक्टर की सीधी तनख्वाह में 25-30% का अंतर आ जाता है। होता क्या है कि आप जब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पे होते हैं तो आपको मिलता है हाउस रेंट अलाउंस, और हाउस रेंट अलाउंस लगभग 25-30% के करीब आपको मिलता है। बिल्कुल। लेकिन अगर आपकी गांव में पोस्टिंग है, बिल्कुल, रहता तो गांव में नहीं है, तो आप शहर में रहे हैं, बिल्कुल, लेकिन आपको 25-30 समय की कमी है। डॉक्टर पंकज वत्स, बहुत अहम बातें आपकी तरफ से कही गई हैं, बहुत शुक्रिया इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। तो तमाम बेसिक चीजों पर अगर ध्यान दिया जाए और सरकार की इच्छा शक्ति है तो ऐसी कोई समस्या नहीं जिससे पार नहीं पाया जा सकता। विशेष में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।
है।